आज का हमारा चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट पार्ट 2। आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। इसमें हमको सबसे पहले ये जानना है कि हम किस तरह से अपने एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले हम तो ये जानते हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट आवर एनवायरनमेंट, यानी कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ आसपास के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। ओके, अब हम आगे दो मेजर कंसर्न डिस्क्राइब करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज़ ओजोन डिप्लीशन एंड द सेकंड वन इज़ वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि ओजोन कैसे डिप्लीट हो रहा है और हम वेस्ट को कैसे डिस्पोज कर सकते हैं सेफली इन द एनवायरनमेंट। सो टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर, first one is the ozone depletion and the second one is waste disposal, यानी वेस्ट को हम कैसे डिस्पोज कर सकते हैं सेफली। तो हम इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने से पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं जो हमको जानने ज़रूरी हैं इन सब चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। तो द फर्स्ट वन टर्म इज़ important terms. Our very first term is ओजोन। हमें ओजोन के बारे में जानना है जो हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो ओजोन यानी कि ओजोन जो होता है वो एक ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन होता है, यानी ऑक्सीजन के 3 एटम्स अटैच होके एक ओजोन मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो वी विल राइट इट इज़ ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन। और ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है मेनली स्ट्रेटोस्फियर वाले पार्ट में, यानी एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रेटोस्फियर वाला पार्ट है उसमें प्रेजेंट होता है। इट इज़ ट्राइएटॉमिक ऑक्सीजन प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फियर। अब हम जानते हैं कि ये बनता कैसे एग्जैक्टली। तो अल्ट्रा वायोलेट रेज यानी कि जो हाई एनर्जी रेज होती है सन्स की, वो जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पे पड़ती है, यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायोलेट रेज, तो ये इसको 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करती है। और फाइनली जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूलर यानी एटॉमिक ऑक्सीजन जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो फर्दर एक ओजोन मॉलिक्यूल बनता है, एक ओजोन मॉलिक्यूल बनता है। और आगे हम नेक्स्ट टर्म डिस्क्राइब करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। अब हम जानेंगे CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है। CFCs, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका यूज़ रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज वगैरह में और फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है, यानी यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उसमें यूज़ किया जाता है ये। और फर्दर हम जानते हैं स्पेसिफिक एक्शन नाम का वर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सो आवर थर्ड पॉइंट विल बी स्पेसिफिक एक्शन, यानी स्पेसिफिक एक्शन का टर्म हम किस चीज़ के लिए किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। सो स्पेसिफिक एक्शन का मतलब होता है अगर कोई एक एंजाइम या फिर कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक स्पेशल एक्शन को ही कर पा रहा है तो हम ये कहेंगे कि दैट एंजाइम और दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, यानी वो एक ही एक्शन कर सकता है, फर्दर वो दूसरे एक्शन में हेल्प नहीं कर सकता। सो वी विल राइट फर्स्ट पॉइंट इन द स्पेसिफिक एक्शन सेक्शन, enzymes of our body, like our body enzymes, and the second one the decomposers, यानी कि हमारी बॉडी के एंजाइम्स भी स्पेसिफिक होते हैं और डिकम्पोजर्स भी स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि हमारे एंजाइम्स भी स्पेसिफिक चीज़ों को ब्रेक डाउन कर सकती है जबकि डिकम्पोजर्स भी कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को ही ब्रेक डाउन कर सकती है, सारी चीज़ें ब्रेक डाउन नहीं हो सकती। अब हम जानते हैं अपना फोर्थ इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल हम किसको बोलते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल किसको बोलते हैं। सो बायोडिग्रेडेबल आर दोज वेस्ट मटेरियल्स
which can be decomposed, yani we can say decomposable. Decomposable materials are known as biodegradable, whereas those materials which cannot be decomposed, or we can say not decomposable, non decomposable और not decomposable. सो हम आगे चलते हैं और जानते हैं कुछ कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी कि ओजोन डिप्लीशन कैसे होता है, और इसके बारे में हम थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे। और फर्दर फिर हम जानेंगे कि कैसे हम वेस्ट डिस्पोजल कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हम उठा सकते हैं। सो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हम डिस्क्राइब करेंगे। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में हमारा फर्स्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम विल बी ओजोन डिप्लीशन, यानी ओजोन डिप्लीट हो रहा है, ओजोन कम हो रहा है, उसके लिए हम क्या सब स्टेप्स कर सकते हैं और एग्जैक्टली ये होता कैसे, आखिर हुआ क्यों, ये हम जानेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह है जो कि अर्थ को सराउंड करता है, यानी इट फॉर्म्स अ लेयर सराउंडिंग द अर्थ, सराउंडिंग द अर्थ। फिर हम ये जानते हैं कि ओजोन लेयर हमारी हेल्प कैसे करते हैं। तो ओजोन लेयर हमारे पास अल्ट्रावायोलेट रेज यानी यूवी रेज को आने से बचाता है, यानी कि यूवी रेज अगर हमारे पास तक आ जाए तो हमें स्किन इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। सो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी रेज यानी अल्ट्रावायोलेट रेज ऑफ सन that can cause skin infections and problems, skin infections including skin cancer as well, sorry infections। और हमें ये भी जानना चाहिए कि जो CFC यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन नाम के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाना ओजोन लेयर को हार्म पहुंचाता है, यानी वी कैन से द concentration of CFCs in environment may harm the ozone layer। सो इन सब प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए 1987 में UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इन 1987 the United Nation Environmental Program forged an agreement to freeze CFC's प्रोडक्शन, यानी CFC के प्रोडक्शन को इन्होंने फ्रीज करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया एंड मेड इट मैंडेटरी टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स, CFC फ्री फ्रीजर्स और रेफ्रिजरेटर्स। एंड द प्रोटोकॉल नेम वाज क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, ये हमको याद रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल। अब हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ओजोन को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। सो वी कैन राइट ओजोन कैन बी प्रोटेक्टेड बाय, ओजोन कैन बी प्रोटेक्टेड बाय, हम क्या सब स्टेप्स ले सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट स्टेप विल बी रिड्यूसिंग the use of ACs or air conditioners, and the second one will be removing the pollutant like nitrogen monoxide। सो हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि वेस्ट डिस्पोजल हम एग्जैक्टली कैसे कर सकते हैं एनवायरनमेंट में, और हम क्या सब स्टेप्स ले सकते हैं ताकि वेस्ट सेफली डिस्पोज हो एनवायरनमेंट में। सो द सेकेंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज वेस्ट डिस्पोजल।
सो वेस्ट डिस्पोजल में हम सबसे पहले ये जानते हैं कि वेस्ट एग्जैक्टली कितने टाइप का होता है, यानी जो वेस्ट मटेरियल हम प्रोड्यूस करते हैं वो कितने टाइप का होता है। सो वेस्ट आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज बायोडिग्रेडेबल and the second one is non-biodegradable. बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में मेनली डिकम्पोजेबल सब्सटेंसेस होते हैं, डिकम्पोजेबल्स, वेयर एज नॉन बायोडिग्रेडेबल में नॉन डिकम्पोजेबल्स। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस नेचुरल मटेरियल से होता है मेनली, सो नेचुरल मटेरियल्स, वेयर एज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में मेनली सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं, यानी सिंथेटिक फाइबर्स और सिंथेटिक मटेरियल्स। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन मेनली केमिकल होता है, यानी डिकम्पोजर्स से ब्रेक डाउन होता है, केमिकल ब्रेक डाउन। वेयर एज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को हम फिजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन कराते हैं, यानी हीट वगैरह देके, सो फिजिकल ब्रेक डाउन। फॉर एग्जाम्पल बायोडिग्रेडेबल में होगा एग्जाम्पल के तौर पर वेजिटेबल पिल्स, वेराज नॉन बायोडिग्रेडेबल में होगा एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक्स, एज वेल एज जो सिंथेटिक मटेरियल होते हैं जो एनवायरनमेंट में ही रह जाते हैं, जो डिकम्पोज नहीं हो पाते, उनको भी हम नॉन बायोडिग्रेडेबल में कैटेगराइज करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वाई सम मटेरियल्स आर बायोडिग्रेडेबल वेर एज सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। आवर क्वेश्चन इज वाई some materials are biodegradable whereas others are non-biodegradable। यानी कुछ बायोडिग्रेडेबल होते हैं तो कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके लिए हमको अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स में चलना होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिजम्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंजाइम्स की तरह स्पेसिफिक होते हैं, तो स्पेसिफिक होने के कारण वो स्पेसिफिक मटेरियल्स को डिकम्पोज कर पाते हैं और सभी मटेरियल्स को नहीं कर पाते। सो आवर आंसर इज दिस इज बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और decomposers, more precisely decomposers are specific in their action। So they are able to decompose some natural materials whereas they cannot decompose non-biodegradable materials। Now we will describe methods of waste disposal, यानी कैसे हम वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। So methods of waste disposal। अब हम जानते हैं मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो हमारा वेरी फर्स्ट मेथड होगा बायोगैस प्रोडक्शन, यानी जिससे हमको बायोगैस और मैन्योर मिलेगा और साथ ही साथ वेस्ट तो डिकम्पोज हो ही जाएगा। और आवर वेरी सेकेंड मेथड इज सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कंटामिनेटेड मैटर, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम प्रॉपरली ट्रीट कर देंगे और फिर नेचुरल बॉडीज़ में डालेंगे जिससे कि नेचुरल बॉडी हमारा हार्म ना हो। हमारा नेक्स्ट मेथड है लैंडफिल्स, यानी कि जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पे हम वेस्ट मटेरियल को डाल के और फिर ऊपर से बुलडोज़र वगैरह चला के उसको सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वेस्ट मटेरियल के लिए एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है लैंडफिल्स। और आवर वेरी नेक्स्ट मेथड विल बी इंसिनरेशन, यानी कि हम उन वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करके, यानी फिजिकल मेथड से डिकम्पोज करके हीट वगैरह के देके उसको एशेज में कन्वर्ट कर दें और फिर वो रिड्यूस हो जाए इन्वायरमेंट से। एंड आवर नेक्स्ट मेथड विल बी कंपोस्टिंग, यानी हम कंपोस्ट के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज या फिर डिस्पोज कर सकते हैं इन्वायरमेंट से। एंड आवर वेरी नेक्स्ट मेथड विल बी रिसाइकलिंग,
यानी जो भी मटेरियल्स हो उनको हम रिसाइकल कर लें, उन्हें वेस्ट जाने ही ना दें, और इस तरह से हम चीज़ों को रिसाइकल करके इन्वायरमेंट में सेफली डिकम्पोज होने से बचा सकते हैं। और आवर नेक्स्ट मेथड विल बी रीयूज़, यानी रिसाइकल करने के बावजूद रीयूज़ कर सकते हैं, एक ही मटेरियल का हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जहाँ पे भी डस्टबिन हो या फिर जहाँ पे हम अपने कूड़े कचरे को फेंकते हैं वहाँ पर 2 डस्टबिन होने चाहिए प्रॉपरली, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, यानी सेपरेट डस्टबिन्स। सेपरेट डस्टबिन से हमें एडवांटेज ये होगा कि वेस्ट मटेरियल को हमें अलग से फिर कैटेगराइज नहीं करना पड़ेगा, और साथ ही साथ इनको हम प्रॉपरली ट्रीट कर पाएंगे। सो आज हम इतना ही जाने, और अगले वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे सीबीएसई सैम्पल पेपर में गिवन है, और साथ ही साथ हम सीबीएसई सैम्पल पेपर के साइंस पार्ट को पूरे रिवाइज़ कर लेंगे और बायो पार्ट भी रिवाइज़ करेंगे अच्छे से। और फिर अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि आवर इन्वायरमेंट चैप्टर से कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।